good morning everyone. Welcome to our third lecture of quantum mechanics. थोड़े टाइम के बाद देखा गया कि भाई जो हमारी क्वांटम थ्योरीज हैं जो दी गई हैं उनमें भी थोड़ा बहुत सुधार की ज़रूरत है। तो फिर एक नई मतलब मॉडिफाई करा गया उस पुरानी वाली क्वांटम थ्योरी को, तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया, ओल्ड क्वांटम थ्योरी। तो इस ओल्ड क्वांटम थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे कोई भी थ्योरी जब फेल होती है तो उसका रीज़न होता है कि वो किसी ना किसी थ्योरी को, किसी ना किसी टर्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। तो हमारे पास तीन थ्योरी जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, और वी कैन से प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सेकेंड वन इज आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड थर्ड वन इज बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। जब इनका एक्सपेरिमेंट करा गया और जब एक इक्वेशन डिराइव करी गई तो ऐसा देखा गया कि भाई जो वो दोनों वो थी ना इक्वेशंस थी, वो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की ही क्या थी अपनी। क्या हुआ कि जब उन्होंने उस थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा, स्टडी करा, तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने दी हमें एक इक्वेशन। ठीक है, उस इक्वेशन के अंदर उन्होंने क्या कहा कि अगर हम क्या करें, जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसमें स्पेशली जो लेमडा की वैल्यू है, वेवलेंथ है जो हमारे पास, अगर हम बात करें पहला केस एट लो वैल्यू ऑफ लेमडा, कि एट लो वैल्यू ऑफ लेमडा क्या होगा। आप एक बार ध्यान से देखें ज़रा इसे, ये वाली जो टर्म है ई एच सी अपॉन लेमडा के टी -1, अगर मैं क्या करूं, इस वाली वैल्यू को बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दूं तो ये वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, नियरली इक्वल्स टू ई एच सी अपॉन लेमडा के टी के इक्वल हो जाएगी। 1 क्या हो जाएगा वहाँ से, मतलब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें से तुम 1 माइनस करो, कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, अगर हम इस पूरी टर्म को ये लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा 5 इंटू, मैंने इस वाली पूरी टर्म को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ से, और इस टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन ई एच सी अपॉन लेमडा के टी, है ना, ये लिख सकते हैं वैसे। और अगर मैं इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख दूँ तो कोई इशू नहीं होगा, है ना। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो पूरा इक्वेशन है, आप लोगों को याद हो तो वीन्स का जो लॉ था, वीन्स की जो इक्वेशन थी वो यही थी, 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा 5 ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लेमडा के टी, वो यही वैल्यू थी। क्या था ये, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना। अब दूसरे लॉ की बात करते हैं, दूसरे केस की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं एट हाई वैल्यू ऑफ लेमडा, अगर मैं क्या करूं, लेमडा की वैल्यू को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो क्या होगा। तो देखें आप, अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा रही हूं तो ये वैल्यू और ज़्यादा कम होती जाएगी। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होती है, एक मैथ्स में हमारे पास एक टर्म होती है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आप अभी कुछ ऐसा आपको इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी, आप जस्ट याद रखें कि हमें इसको नेग्लेक्ट करना है। तो क्या होता है कि ई की पावर अगर कुछ भी होती है एक्स है, तो उसको हम कुछ ऐसा सोल्व करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके हम उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो अगर अब यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा आ रही है छोटी सी टर्म की, यहाँ पे अगर वैल्यू बन रही है तो हम स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा बड़ी आएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इस पूरी टर्म को क्या कर देते हैं, किसके इक्वल रख देते हैं, एच सी अपॉन लेमडा के टी। ठीक है, ये वाली पूरी टर्म ऐसे हो जाती है। और फिर अगर ये ऐसे हो गई है तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे, मतलब ये पूरी टर्म यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा 5 था, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा के टी अपॉन एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, लेमडा की पावर 5 है, एक पावर ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 8 पाई के टी अपॉन लेमडा की पावर कितना हो जाएगा 4। और यही हमने किस में पढ़ा था, रिले जीन्स लॉ में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया हमारे पास।
तो ये थी हमारे पास ओवरऑल प्लैंक्स रेडिएशन लॉ या फिर प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पिछली बार भी एक बात बताई थी कि क्या होता है, जो ब्लैक बॉडी होती है, ऐसा कहा जाता है कि जैसे हमें पता है उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। हमने ये पढ़ा था, है ना, क्या करते रहते हैं। जो ब्लैक बॉडी होती है हमारी, ये मान लेते हैं हम, इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, छोटे 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 एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, ओसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, इससे टकरा रहे हैं, आ रहे, कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है, उस वाइब्रेशंस की वजह से ही माना जाता है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसकी वजह से होता है, ओसिलेशन की वजह से होता है, ओसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब क्या होता है, जो ओसिलेटर्स होते हैं, हम इनको ओसिलेटर्स बोल देते हैं। ठीक है, जो वाइब्रेट है, अब हम इसको चलो इलेक्ट्रॉन या एटम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ओसिलेटर्स बोल देते हैं। तो क्या होता है, जो ओसिलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को गेन भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं, है ना। ये ओसिलेटर्स क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कैन गेन और लूज कर सकते हैं ना। तो वो जो एनर्जी होती है वो हमारे होते हैं ई एच न्यू के इक्वल होती है। ये पहला पोस्टुलेट था प्लैंक्स थ्योरी का। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो ये एनर्जी होती है ना वो क्या होती है, होल नंबर। मतलब तुम क्या करो, एक जो एच न्यू है, मतलब जो उसकी वैल्यू होगी वो एक होल नंबर होगी, मतलब होल नंबर मल्टीपल इंटीग्रल जो होगा उसका एक होल नंबर होगा। जैसे एन की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ऐसे एंड सो ऑन चलती रहेगी। फ्रैक्शंस वगैरह में नहीं होगी ये वैल्यू। ठीक है, एक होल नंबर होगा। और ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद तो मैंने आपको वो इक्वेशन बताई, वो उसका थर्ड पोस्टुलेट है कि ई लैम्डा की वैल्यू जो थे वो मैंने आपको उससे कनेक्ट करने के लिए पहले बताया कि जो हमारी हमने पढ़ा था कितनी वैल्यू थी, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन ई की एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। ये था, हमने इसको इस वाली टर्म को नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास वीन्स ला आ गया था। और जब हमने इस वाली पूरी टर्म को बहुत वो मान के एच से अपॉन लैम्डा के टी करा था तो वो वाली टर्म से हमारे पास क्या आ गया था, रिले जीन्स ला आ गया था। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या था, प्लैंक्स रेडिएशन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन था जो एनर्जी का। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम जो था वो सबसे मेन फेलियर का रीज़न था हर एक थ्योरी के लिए जो भी फेल हुई। तो अब हम बात करते हैं दूसरे थ्योरी की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। हमारे पास मान लो कोई भी एक मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल है, एक्स वाई जेड कोई भी मेटल है, मेटल सरफेस। ठीक है, अगर हम क्या करें, किसी भी फ्रिक्वेंसी को, मतलब किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट को अगर हम इंसिडेंट कराएं, ठीक है, अगर हम इस पर इंसिडेंट कराएं तो क्या होगा कि यहाँ से देखा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। इजेक्ट मतलब निकल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब ये देखा गया कि ठीक है, तुमने किसी भी फ्रिक्वेंसी से आ रही है वो लाइट और वो निकल रहा है, पर ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये देखा गया, इसको चेक करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता चला कि ऐसा होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक न्यू फ्रिक्वेंसी की एक लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, ठीक है, टाइटली पकड़ रखा है, या चलो मान लो नॉर्मली। अब मेरे अंदर कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ना कि मैं उससे अपना हाथ छुड़ा सकूं। बेशक मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मतलब मैं उसको भी अपनी ओर खींच सकूं, पर मेरे अंदर इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए ना कि मैं अपना हाथ उससे छुड़ा सकूं। तो क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझें और सुने एक बार, ठीक है, शांति से सुने एक बार, एकदम माइंड को फ्री करके, कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसने एब्जॉर्ब करी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के साथ बंधा हुआ है, इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बंधा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अब क्या होगा, अगर इसको ये
छोड़ना है ये सरफेस, लीव करना है, तो क्या करना पड़ेगा इसको, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इसके पास ऐसी होनी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी भाई इसके पास होनी ही चाहिए, जिसको हम बोलेंगे न्यू नोट, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सुना होगा आपने, क्या कहते हैं उसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नोट से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई इसके पास इतनी तो अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि इसको लीव कर दे, ठीक है। क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो फोटॉन्स हैं, जब ये आते हैं मेटल सरफेस से टकराते हैं, तो क्या होता है ये अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसको इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके बाहर चला जाता है, उसको क्या कर जाता है, उस सरफेस को, मेटल सरफेस को लीव कर जाता है। तो क्या होता है हमारे पास, जो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, अब सिंपल है, उसने उसको एब्जॉर्ब करा है एनर्जी को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी देखनी है इलेक्ट्रॉन के जो इजेक्ट करके गया है, क्या होते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी से जितनी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एच न्यू होता है। तो जिस एनर्जी से, जिस फ्रीक्वेंसी से वो आया है, मतलब जो फोटोन आया है, इंसिडेंट करा है जिस फोटोन ने, वो क्या, उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, जितनी मिनिमम उसको रिक्वायर्ड थी या उसके पास थी मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको लीव करने के लिए, जो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको हमें पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। एम जहाँ पे मास होता है, वी हमारे पास वेलोसिटी होती है। ये हो गया हमारे पास एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ से आप एच को कॉमन भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एच न्यू की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पे, इधर आके प्लस हो जाएगा एच न्यू नॉट की वैल्यू यहाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। सॉरी, जो एनर्जी है हमारे पास इसकी, जो इंसिडेंट फोटोन था वो आ जाएगी हमारे पास। ये हो गया, तो ये था हमारे पास आइंस्टाइन थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो मैंने आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वो था सिर्फ यहाँ तक कि आखिर इलेक्ट्रॉन, मतलब जब फोटोन जो है इंसिडेंट करता है मेटल सरफेस से, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को वहाँ से ले जाता है। तो आइंस्टीन ने फिर जब पढ़ा इस बात को कि आखिर एक्चुअली होता क्या है, कैसा ट्रांसफर होता है, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म वगैरह है, ये फिर आइंस्टीन ने बताया था, ये एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू वाला जो आइंस्टीन ने दिया था। और फिर उसके बाद हमने जब काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म से इसको रिलेट करके पढ़ा, तो ये वाली जो पूरी टर्म थी, ये जो पूरी इक्वेशन थी, वो हमें किसने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी, ठीक है। हो ये बात क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, सॉरी, तो अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि ऐसा है, ये बात तो ठीक है कि फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी से लाइट आ रही है, टकरा रही है, अपनी एनर्जी उसको दे रही है और वो निकल रहा है, ठीक है। तो एक केस पढ़ा, अगर ऐसा है एच न्यू नॉट से कम है, एच न्यू जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से जो फोटोन है, जो लाइट है, वो इंसिडेंट कर रही है उस सरफेस पे, अगर वो थ्रेशोल्ड से, मतलब इतनी तो मुझे चाहिए ही है। ऐसा है, देखो, मान लो मेरे पास है, मान लो कोई पेन है 5 रुपये का आता है, ठीक है, और वो मुझे दिए गए हैं 2 रुपये, यानी कि इंसिडेंट वाले 2 रुपये, ठीक है, और 5 रुपये की भाई वो आई, 5 रुपये में मैं तभी वो पेन ला सकूंगी, ठीक है। अगर मेरे को कहीं जाना है, 5 रुपये किराया लगता है, मैं तभी जा सकूंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे तो ही तो मैं जा सकूंगी, तो ही तो मैं पेन खरीद सकूंगी। तो ऐसा ही है ये कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इतनी एनर्जी तो भी चाहिए, इतनी फ्रिक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए है, और अगर ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा मतलब ज़्यादा चाहिए और आ रही है कम फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशंस या लाइट, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या अब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा? तो हमारा जवाब होगा नो, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होगा, विल नॉट इजेक्ट, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, जो आ रही है इंसिडेंट लाइट, जो आ रही है इंसिडेंट कर रही है जो लाइट, उससे अगर कम है तो क्या होगा, वहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा। इसमें ही मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखो क्या होता है, हमने पढ़ा कि जो जिस फ्रिक्वेंसी से आ रही है वो इलेक्ट्रॉन जो है इमिट करेगा, वो इसमें रिलेशन देखते हैं। तो क्या होता है कि जो पहले क्लासिकल थ्योरी थी उसने कहा कि ऐसा है, जो इंटेंसिटी होती है ना,
वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट कर रहे हैं, ठीक है, जो इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन जो इमिट कर रहे हैं उसके क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओवरऑल आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे से थोड़ा बताती हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्या होता है कि क्लासिकल थ्योरी ने कहा कि जैसे इंटेंसिटी का मतलब ही क्या है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लाइट क्या होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स ही होते हैं ना लाइट। तो क्या होता है जो फोटॉन्स हैं आ रहे हैं वो, तुम एक बात बताओ मुझे, तुमने एक बारी 50 नंबर ऑफ फोटॉन्स डाल दिए, मान लो 100 कर दिए, 150 कर दिए, 200 कर दिए, ठीक है, ये क्या है, इंटेंसिटी। मैं इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ बेसिकली, ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन, इंटेंसिटी, ठीक है। अब मैंने इसको किसी भी मेटल के सरफेस पे क्या करा है, इंसिडेंट कराया है, तो क्या जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हुए हैं उनका स्पीड यानी कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्या उसकी स्पीड चेंज होगी, ये बात तो कहीं से भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर दिया। हाँ इतना हो सकता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वो क्या हो सकता है, विल इंक्रीज, ठीक है, वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ऐसा है कि मैं तुम्हें पहले पैसे दे रही हूँ 100 रुपये कि जाओ शॉपिंग कर लो, तो तुम मान लो 5 रुपये का एक पेन आ रहा है, ठीक है, तुम पेन ले आए तो 200 रुपये दे दो, तो तुम ज़्यादा नंबर ऑफ पेन लेके आओगे। इससे ये तो नहीं है ना कि तुम जल्दी पेन लेके आओगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि काइनेटिक एनर्जी पे कुछ फर्क पड़ रहा है। तो जो इंटेंसिटी है वो काइनेटिक एनर्जी को तो कहीं से भी क्या नहीं करे, अफेक्ट नहीं करे, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ नहीं आप मेरी बात। तो ये बात थी जो कि क्लासिकल थ्योरी ने कही कि इंटेंसिटी से फर्क पड़ता है इसके ऊपर। पर ये बात फिर आइंस्टीन की जो थ्योरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले, उन्होंने वो फेल कर दी। फिर उन्होंने दिया एक बहुत ही उम्दा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में प्लॉट करा और यहाँ पे उन्होंने ली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया, एकदम स्ट्रेट लाइन, यानी कि जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमें मिल रही है, ये इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ये इंक्रीज करें, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, और जहाँ यहाँ पे जो हमारे पास स्लोप मिली हमें, वो मिली हमें h के इक्वल, जो हमने इक्वेशन करी थी ना, हाफ mv² प्लस h न्यू नॉट इक्वल्स टू h न्यू, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज़ करके इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करा, स्लोप मिली हमें h क्या होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, आपने सुना होगा इसका नाम, प्लैंक्स कांस्टेंट था, ठीक है, प्लैंक्स ने दिया था प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये हमें मिला यहाँ पे, और ये हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। खैर मैं आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में एक छोटी सी बात और बताती हूँ। आपने ऑर्गेनिक में अक्सर सुना होगा एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसे काइनेटिक जो चैप्टर होता है, काइनेटिक्स जो चैप्टर होता है सॉरी, तो जो काइनेटिक चैप्टर है उसके अंदर भी आपने एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म जरूर सुनी होगी, है ना, जिसका कुछ ग्राफ जो अगर हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा रहता है, मतलब मान लो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना, ये कुछ ऐसा होता है कि भाई रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट तक पहुंचना है उसे इतना एनर्जी बैरियर तो कम से कम क्रॉस करना ही पड़ेगा, ये वाला एनर्जी बैरियर। और फिर हम क्या करते थे, कैटलिस्ट ऐड करते थे, तो क्या होता था वहाँ पे उसका जो एनर्जी बैरियर था वही कम हो जाता था, ये वाली चीज़ कम हो जाती थी। मतलब अब इसको इतनी एनर्जी चाहिए, मान लो इसको 10 जूल चाहिए मान लो एनर्जी, ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिर्फ 5 ही चाहिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता था, हमने पढ़ा था। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सिमिलर है। क्या होता है कि एक ऐसा एनर्जी बैरियर होता है जो क्या होता है उसको क्रॉस करना ही होता है। अगर उसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है तो इंसिडेंट वाली जो है, मतलब ये मान लो इधर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है और मान लो ये वाली इंसिडेंट है, हमारे पास फोटोन इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, और इसके पास कम से कम ये वाली जो है ना, ये वाली इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसके पास इतनी तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि क्या कर सके, ये इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, इतनी ज़रूर होनी चाहिए, नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट वहाँ से नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थी आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, आई बात समझ।
अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं है, या कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी है, कोई क्यूरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं ताकि हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब हम, और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। हम BSc 5th सेम का सिलेबस कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपको पता ही होगा, थंबनेल पे लिखा ही रहेगा, पर फिर भी आपको बताते हैं, हम BSc 5th सेम का सिलेबस यहाँ पे कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जो कि MDU, KU, CDLU, CRSU, CBLU, CRSU है ना, चौधरी यूनिवर्सिटी जींद वाली, और कौन सी है अपनी IGU, और DU का भी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और इन सब का लगभग सेम है, कोई एक का दुक्का टॉपिक ऐसा हो सकता है जो थोड़ा चेंज होगा, अदरवाइज तो सेम ही है। ठीक है, तो हम ये सिलेबस कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और कोई भी अगर आपको कमी लग रही है कि हमें इसमें सुधार करना चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थर्ड थ्योरी की, जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जो कि थी बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या थी? बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी बात करते हैं। तो बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या था? बात हुई थी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, लाइन स्पेक्ट्रम की बात हुई थी कि अगर हम देखें कि हाइड्रोजन एटम का या फिर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का स्पेक्ट्रा कैसा होगा, तो फिर बोहर ने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम का तो भाई हमें पता है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं पता होगा, वैसे आपको ग्रेजुएशन के बच्चे हैं आप, है ना। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं? हीलियम 2 हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स होते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन He पॉजिटिव, एक 2 होते हैं ना हीलियम के पास, 1s2, एक रिलीज कर दिया 1s2, सॉरी बस 1s1 हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। लिथियम के पास कितने होते हैं? 3 होते हैं, 1s2 2s1, एक यहाँ से गया, 1s1 बच गया, 2s0, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। ठीक है, तो इन्होंने जो बोहर जो थ्योरी दी थी वो क्या थी? हाइड्रोजन एटम के लिए दी थी, और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इसके अंदर इन्होंने बताया, इन्होंने बात करी लाइन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम की इन्होंने बात करी, तो क्या था? इन्होंने ना एक इक्वेशन दी बच्चों, ν/c, ये है हमारे पास वेव नंबर। क्या है हमारे पास? ये वेव नंबर, ये है ये हमारे पास वेव नंबर। ये क्या थी हमारे पास? 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ये थी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास होता है राइबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है हमारे पास? ये राइबर्ग कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है 109,677.7 पर सेंटीमीटर। राइबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 109,677.7 पर सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये इन्होंने दी थी इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन के बारे में, तो इसके आपके कोई सच डेरिवेशन या ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट उन्होंने इक्वेशन दी थी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, n1 जो होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी होल नंबर होगी। ठीक है, और n2 की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेगी। तो उन्होंने ये जो इक्वेशन दी, ये ऐसे ही n1 के लिए वैल्यू निकाली, n2 के लिए वैल्यू निकाली, तो हमें कुछ वैल्यूज मिली। ये वैल्यू है यहाँ पे n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7। ठीक है, तो क्या हुआ कि बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो बहुत सारी ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं। बस उन्हीं ट्रांजिशंस को देखकर इन्होंने क्या करा, ऐसा कुछ स्पेक्ट्रा बनाया। तो मान लो कुछ ट्रांजिशंस ऐसी हैं जो ऐसे हो रही हैं, इधर आ रही है ऐसे। ठीक है, ऐसे हो रही है ट्रांजिशंस, सारी की सारी किस में आ रही है? n=1 स्टेट में आ रही है। ये इसका मतलब ये नहीं ऊपर से आप सोच रहे होंगे। जैसे देखो क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 2 स्टेट्स होते हैं, एक हायर स्टेट होती है, हायर एनर्जी स्टेट होती है, मतलब एक्साइटेड स्टेट बोल देते हैं जिसको हम, और एक हमारे पास क्या होते हैं? ग्राउंड स्टेट होते हैं।
जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। तो क्या होता है, हर चीज़ चाहती है, हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि उसकी एनर्जी कम हो और वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो अब इसकी एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, वापस से एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा और क्या आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, टू बी स्टेबल। ठीक है, टू गेट स्टेबिलिटी होगा ऐसे। तो ये जो वापस आ रहे हैं ना, ये वो वाली हमने इसका वो दिखाया है, उस प्रोस्पेक्टस से हमने इसको दिखाया है, दिखाया जाता है इसको। ठीक है, अब मान लो अब ये जो सेकंड वाली है, ऐसे ही सेम टू सेम हमने क्या करना है, यहाँ ऐसे, ठीक है, ऐसे ही फिर थर्ड वाली के लिए बहुत इजी है ये, ऐसे ही फोर्थ वाली के लिए, ठीक है, ऐसे फिफ्थ वाली के लिए, फिफ्थ वाली के लिए ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा ये। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5। तो इन ये जो लाइन, ये जो स्पेक्ट्रा हमें मिला, लाइन स्पेक्ट्रा, इसको नाम दिया बोहर ने, इन लाइंस को नाम दिया गया, जो कि मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। लाइमन सीरीज, इस सीरीज को नाम दिया गया लाइमन सीरीज, इस सीरीज को नाम दिया गया बाल्मर, BALMER, बाल्मर सीरीज। ठीक है, पाश्चन सीरीज, PASCHEN, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, BRACKETT सीरीज, और नेक्स्ट को नाम दिया गया पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज, PFUND, पी फंड सीरीज। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज, ये ऐसे इन सीरीज को नाम दिया गया। ठीक है, एक बात और देखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, जो लाइमन सीरीज होती है वो ऑब्जर्व होती है, वो किस रीजन के अंदर आती है, तो वो आती है यूवी रीजन के अंदर। ठीक है, लाइमन सीरीज को ऑब्जर्व किया गया यूवी रीजन के अंदर, और बाकी जो बच गई बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज, इनको ऑब्जर्व करा गया विजिबल रीजन, विजिबल रीजन एंड IR, इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन। ठीक है, रीजन IR, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, इंफ्रारेड रीजन, विजिबल रीजन। लाइमन को किसने ऑब्जर्व करा गया, यूवी सी लाइमन सीरीज को किसने ऑब्जर्व किया गया, यूवी रीजन में, और बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज को किसने ऑब्जर्व किया गया, विजिबल रीजन और IR रीजन, यानी कि इंफ्रारेड रीजन के अंदर इनको क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, समझ आई आपको ये बात, कि उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम चेक किए, लाइन स्पेक्ट्रा चेक किए, तो क्या हुआ, उन्हें कुछ ट्रांजिशंस जो पॉसिबल थी उन्होंने उनको ऑब्जर्व करा। तो उन ट्रांजिशंस का उन्होंने पर्टिकुलरली जो एक स्पेक्ट्रा में एक सीरीज मिली, उनका उन्होंने नाम रखा लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज। लाइमन सीरीज यूवी रीजन में मिली और बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज हमें विजिबल रीजन और IR रीजन या फिर इंफ्रारेड रीजन में मिली। आई होप आपको क्लियर है ये बात, सही थी, क्योंकि उसके बाद और थ्योरीज आई जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, बोर वाली थ्योरी भी ठीक नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। अब वो भी हम बताएंगे कि आखिर क्या कमियां हैं, पढ़ रहे हैं तो सारा ही पढ़ेंगे ना। तो इसमें सबसे पहली बात, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये मैं इसका पोस्टुलेट बता रही हूँ आपको एक बारी, ताकि मैं इसको अच्छे से आपको फिर इसका ड्रॉबैक्स, इसके शॉर्टकमिंग्स बता पाऊँ। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, वो क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, घूमता है, चक्कर काटता है, रिवॉल्व करता है, इसके चारों ओर, एक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और किसमें करता है, एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब ये जो सर्कुलर पाथ था, इसका नाम इन्होंने रख दिया ऑर्बिट। क्या रख दिया इसका नाम, ऑर्बिट। और इन्होंने कहा कि इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, डेफिनेट है, इसकी एनर्जी क्या है, डेफिनेट है। ठीक है, इन्होंने कहा एंगुलर मोमेंटम वाली बात मैंने आपको पहले बताई थी, mvr = nh/2π, कि जो एंगुलर मोमेंटम है L है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का।
ठीक है, ये एक होल नंबर होगा, ऐसा बताया था मैंने आपको कि इसके अलावा कोई भी जो मतलब जितनी, जैसे कि L अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो h बाई 2 पाई है, 2 है तो 2h बाई 2 पाई यानी कि h बाई पाई, 3h बाई 2 पाई। ऐसे अगर किसी की एनर्जी किसी का मोमेंटम यहाँ ये है एंड सो ऑन, तो ठीक है, हम मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास ऐसा एक ऑर्बिट है जिसका एंगुलर मोमेंटम होता है, तो वो उसके अंदर रिवॉल्व कर सकता है। एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है, जिसको हमने क्वांटाइजेशन बोला था, ठीक है, तो उसकी क्या है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो ये उन्होंने कहा। अब फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये तो बता दिया कि क्या होगी, डेफिनेट एनर्जी होगी उसकी। तो पहली शॉर्ट कमिंग जो थी, सबसे पहली तो शॉर्ट कमिंग उनकी, अरे सबसे पहली शॉर्ट कमिंग तो उनकी यही थी कि इन्होंने एक्सप्लेन करा था, लाइन स्पेक्ट्रा बोल दो आप हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना, लेकिन क्या था, किसके लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए इन्होंने क्या एक्सप्लेन करा, लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करा। ये किसके लिए फेल हो गए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे, मैंने कहा था Li2 पॉजिटिव, है ना, बात करें Li की, इसी के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हीलियम की बात करें, He पॉजिटिव की बात नहीं कर रही मैं He की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सबसे मेन तो जो मेजर शॉर्ट कमिंग थी वो तो इनके थे, मैं लिख देती हूँ शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरी बात सबसे मेन, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा था, वही डेफिनेट अमाउंट है ना, इन्होंने कहा था कि डेफिनेट जो पोजीशन है वो मोमेंटम के साइमल्टेनियसली आप लोग नहीं बता सकते हैं, वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ऐसा कुछ, ठीक है, आपको याद होगा वो, ठीक है, ऐसा कुछ ये था। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, उसको ये क्या नहीं कर पाए, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए इन्होंने तो कह दिया कि जो पाथ है वो क्या है, वो एक डेफिनेट है, मतलब डेफिनेट पाथ है, लेकिन ऐसा नहीं था, हीजनबर्ग ने इस बात को फेल कर दिया, ये इस बात को क्या नहीं कर पाए, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। एक चीज़ है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो थी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका शेप क्या होगा। एक बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जीमन इफेक्ट, ठीक है, जीमन इफेक्ट आपने सुना होगा, जीमन इफेक्ट, और एक ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या है इसके ऊपर, लाइन स्पेक्ट्रा के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट, ठीक है, जीमन इफेक्ट, जो कि बोहर की थ्योरी जो थी हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाई उसको। लास्ट जो थी वो थी स्टार्क इफेक्ट, को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, जैसे ये होता है ना मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट लाइन स्पेक्ट्रा पे, ये होता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, या फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लाइन स्पेक्ट्रा, ये स्टार्क इफेक्ट कहलाता है, जिसको कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बोहर की थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, द वेरी फर्स्ट लेक्चर, उसके अंदर बताया था एनर्जी जो निकाली गई थी हाइड्रोजन के लिए -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप बुक में देखेंगे जो ये बोहर थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स के बाद एक छोटी सी इसको एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस आप ये लिख दोगे तो भी ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है उसके अंदर।
ठीक है, ये था बस हमारा इसके अंदर बोवर थ्योरी के अंदर। तो मैं आपको एक बारी बिल्कुल छोटा सा रिवीजन करा देती हूँ बोवर थ्योरी की शॉर्ट कमिंग्स का। इस हमारे पास क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, 5 शॉर्ट कमिंग्स थी। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।